नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पिछली क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हमने ताप विद्युत के केंद्र पढ़े, हमने जल विद्युत केंद्रों को देखा और हमने परमाणु ऊर्जा के केंद्रों को भी देखा। और अब हम चर्चा करने वाले हैं अगले टॉपिक जो है अक्षय ऊर्जा के संबंध में। और अक्षय ऊर्जा के संबंध में जो हम पहला टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे वह है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के संबंध में। तो चालू करते हैं सौर ऊर्जा के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे कि भारत में और मध्य प्रदेश में कहाँ पर किन जगहों पर सोलर पार्क की स्थापना की गई है या सोलर प्लांट्स की स्थापना की गई है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। और पहला पॉइंट जो हमसे कहता है वह ये बताता है कि देश का पहला सौर पार्क। तो अगर मैं भारतवर्ष में देश के पहले सौर पार्क की स्थापना की बात करूं तो वह गौरव मध्य प्रदेश को ही प्राप्त है और इसकी स्थापना की गई थी राजगढ़ जिले में दोस्तों। जी हाँ, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी कुल अगर क्षमता माने तो 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता आंकी गई थी दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। और सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो बताता है सेकंड नंबर के या दूसरा एक पावर प्लांट स्थापित किया गया है उसकी बात करते हैं जो कि भगवानपुर नामक जगह पर है। कहाँ पर? नीमच जिले में। याद करेंगे, भगवानपुर नामक जगह पर नीमच जिले में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता अगर मैं बात करूं तो जो है 151 मेगावाट 151 मेगावाट की है दोस्तों। सोलर पार्क के संबंध में आपको जगह याद रखनी है कि किन किन जगहों पर सोलर पार्क की स्थापना की गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इससे देखकर चलेंगे। ठीक, तीसरा नंबर के पॉइंट की बात करूं तो एक तीसरा सोलर ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है जो कि भोपाल में स्थित है। थोड़ा छोटा है ये और ये इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है मात्र 10 मेगावाट की और स्थापित कहाँ पर है? यह भोपाल में स्थापित है। चौथा नंबर का पॉइंट की बात करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फोर्थ नंबर का पॉइंट, क्योंकि देखेंगे क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है। सोलर पार्क अलग होता है, ये सौर पार्क था राजगढ़ जिले में। और बात कर रहा हूँ अब देश का या प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इस पर एक बात ध्यान देंगे, यह प्रदेश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र या सोलर पार्क है दोस्तों। और एशिया का सबसे बड़ा यानी कि भारत का भी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बन जाता है ये। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है देख पा रहे हैं आप, यह है रीवा जिले में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर आप देख पाएंगे? रीवा जिले में, और वो भी गुड़ नामक स्थान पर जो कि डीकेन तहसील के अंतर्गत आता है। बस इतना याद रखना है आपको कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र या सोलर पावर प्लांट की स्थापना रीवा जिले मध्य प्रदेश में की गई है। इसकी क्षमता कितनी है? 752 मेगावाट 752 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है बिजली की दोस्तों। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट करके चलिए। बात करेंगे 5वें नंबर के पॉइंट की। इटारसी में अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। ठीक, और एक और बात बता दूं इटारसी के संबंध में, जब ये आपका रीवा का संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था उसके पहले इटारसी का जो संयंत्र है यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संयंत्र माना जाता था। तो इटारसी में भी एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन किस पर आधारित है? ये अभ्रक पर आधारित या माइका जो आपका मेटल होता है उसके ऊपर ये संयंत्र संचालित हो रहा है, तो नोट करके चलेंगे। छठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठवां पॉइंट बताता है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र। पहला संयंत्र आपने देखा जो कि रीवा में स्थापित है। सेकंड नंबर का संयंत्र की बात करूं जो कि मंदसौर जिले के सुवासरा में स्थापित किया गया है। कहां पर? मंदसौर जिले के सुवासरा में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो जो है 250 मेगावाट की। कितना? 250 मेगावाट की दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य पॉइंटों की तरफ। और अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं जो बताता है हमें कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, मैं भारत में पूरे सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की बात करूं तो भारत का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश में ही स्थापित है और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है ये। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में कुर्नूल सोलर पार्क की स्थापना की गई है। और इसकी क्षमता की मैं बात करूं जो कि है 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और एक और पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के ही अनंतपुर में, अनंतपुर नामक जगह है, तो अनंतपुर सोलर प्रोजेक्ट एक प्रस्तावित है जिसकी उत्पादन क्षमता भी बता रहे हैं कि उसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1500 मेगावाट का एक और सोलर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में ही प्रस्तावित है। तो 2 पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश जो कि स्थापित हो चुका है जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है, तथा सेकंड नंबर का है 1500 मेगावाट आंध्र प्रदेश में ही और प्रस्तावित है अभी ये जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट। चलिए सेकंड पॉइंट 8वां।
तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, थोड़ी सी योजना के संबंध में हम बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना यह मध्य प्रदेश में ही संचालित की जा रही है दोस्तों, और जिसके तहत सोलर पंप का वितरण किसानों को किया जाता है। ठीक है, कुछ सब्सिडी पर उनको सोलर पंप का वितरण किया जाता है कृषि उपयोग के लिए। तो इसकी अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक सोलर पंप किस जगह पर बांटे गए हैं मध्य प्रदेश में, तो वह जगह है कौन सी? छिंदवाड़ा। जी हाँ, छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक सोलर पंपों का वितरण किया गया है और कुल मिलाकर 226 सोलर पंप किसानों को अभी तक वितरित किए जा चुके हैं दोस्तों। चलिए बात करें 9वें पॉइंट की, जो बताता है सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और व्यापम के परीक्षा में पूछा भी गया है ये। तो सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट यानी कि सेल्स वगैरह का यहाँ पर, या सोलर सेल्स का यहाँ पर निर्माण होता है, या सोलर प्लेट्स का यहाँ पर निर्माण होता है, उसकी यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो 3 जगह है मध्य प्रदेश में, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद। याद करेंगे, सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट 3 जगह झाबुआ, बैतूल और होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये दरअसल अक्षय ऊर्जा की ही एक योजना है दोस्तों। ठीक है, अक्षय ऊर्जा की ही योजना है, यानी कि सोलर से संबंधित एक योजना है। और इसका काम क्या है वो आप देखें। इसका काम क्या है? फीडर विभक्तिकरण। जो आपके बड़े बड़े फीडर होते हैं सोलर्स के लिए, ये इवन अगर आप ट्रांसफार्मर वगैरह आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, तो उसी के संदर्भ में इन फीडरों पर ये फीडर का विभक्तिकरण का कार्य करता है। सेकंड है मीटरीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि मीटरों का लगाने का काम, सोलर जो मीटर्स हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार से ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि ग्रामीणों में, ग्रामीण इलाकों में सोलर एनर्जी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाना। थर्ड पॉइंट है वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण करना, यानी कि वितरण प्रणाली, जो सोलर एनर्जी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, तो सोलर के माध्यम से जो बिजली उत्पादन हो रहा है उसका किस प्रकार से सभी लोगों तक रीच पहुंचाना, या उसकी सभी लोगों तक उसकी पहुंच पहुंचाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। किसका? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति का दोस्तों। चलिए सौर ऊर्जा की हमने बात कर ली। सौर ऊर्जा के बाद अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जो है बायोमास। बायोमास की बात अगर मैं करूं आपसे दोस्तों, तो बायोमास है क्या चीज़ उसको आप समझिए पहले। तो बायोमास की अगर हम चर्चा करें तो पौधों और अपशिष्ट पदार्थ से जब हम ऊर्जा का उत्पादन या हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। किससे? पौधों और अपशिष्ट पदार्थ से जब आप ऊर्जा या बिजली का उत्पादन कर पाते हैं तो उस ऊर्जा को आप क्या कहते हैं? बायोमासीय ऊर्जा या बायोमास से उत्पन्न ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसी के संदर्भ में मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम कुछ पॉइंटों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। और पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, धार जिले में, कहाँ पर? धार जिले के जादूखेड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, धार जिले के जादूखेड़ा नामक स्थान में धान की भूसी से विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का पहला संयंत्र है, ये आपको नोट करके चलना है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का ये प्रथम संयंत्र है ऐसा इस प्रकार का। ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? धान की भूसी से विद्युत उत्पादन का संयंत्र मध्य प्रदेश में धार जिले के जादूखेड़ा नामक स्थान पर। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करूं, इंदौर, बालाघाट। ठीक है, धार जिले में स्थापित किया गया था। सेकंड पॉइंट है इंदौर और बालाघाट में भी धान की भूसी से आधारित संयंत्र है भाई। ठीक है, तो टोटल 3 जगह पढ़नी है आपको। पहला स्थापित किया गया था धार के जादूखेड़ा में, और सेकंड है कहाँ पर है? फिर इंदौर और बालाघाट में भी धान की भूसी से आधारित संयंत्र है। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, कौन कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ दिख रही है, तो आप लगा पाएंगे। ठीक है, थर्ड है आपका ग्वालियर में नाफ्ता आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र। ठीक है ना, कहाँ पर है? नाफ्ता या नेफ्थलीन, जो आप गैस जानते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, तो नेफ्थलीन गैस होती है, या नाफ्ता भी उसको बुलाता है। तो इस गैस से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पर इसका संयंत्र लगाया गया है? ग्वालियर जिले में लगाया है। ठीक है, ग्वालियर जिले में नेफ्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र है। गैस से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ग्वालियर में। चौथा नंबर की बात करूं, अवशिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन संयंत्र। क्या है? अपशिष्ट कचरे से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, और ये कहाँ पर स्थापित है दोस्तों इसका संयंत्र? ये आपका कटवा नामक स्थान पर। कहाँ पर? खरगोन जिले में स्थापित है। ठीक है, कटवा नामक स्थान खरगोन जिले में संयंत्र स्थापित है। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन संयंत्र। जो आप समझते हैं गन्ने
का जब रस निकाला जाता है तो उसमें जो उसका आखिरी का जो मटेरियल बचता है गन्ने का सूखा हुआ, ठीक, उसको गन्ने की खोई बोला जाता है। तो ये गन्ने की खोई से उत्पादन यानी कि बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पर इसका संयंत्र है? ग्वालियर एवं मुरैना, ये 2 जगह हैं जहाँ पर इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना की गई है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ के चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बायोमास से संबंधित भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ पर ख़त्म होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बायोमास से संबंधित ऊर्जा को हमने देखा। अब मैं बात करूँगा आपसे पवन ऊर्जा के संबंध में, यानी कि विंड एनर्जी की हम यहाँ पर बात करेंगे, किस प्रकार से हम पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो चलिए बढ़ते हैं इस ओर। और पवन ऊर्जा के संदर्भ में बात करूं तो पवन ऊर्जा परियोजना नीति की मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे। तो पवन ऊर्जा परियोजना नीति जो लागू की गई थी वह लागू कब की गई थी? 24 फरवरी 2012 को। कब लागू हुई है? 24 फरवरी वर्ष 2012 को पवन ऊर्जा परियोजना नीति लागू की गई है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वृहद कार्य करने के स्तर से। अब इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है, या मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो वह ये है कि इसमें एक तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा एरिया तक करना, सेकंड इसी में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी, कौन सी निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, है ना, तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज, उनको भी यहाँ पर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वृहद कार्य करने के लिए उनका समागम करना है। ये इस पवन ऊर्जा का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करें सेकंड पॉइंट की, तो प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र। तो अगर हम प्रदेश के सबसे बड़े पवन ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो वह स्थापित किया गया है कहाँ पर? देवास जिले के जामगोदरानी नामक स्थान पर। यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। तो देवास जिले के जामगोदरानी नामक जो क्षेत्र है यह पवन ऊर्जा के लिए विख्यात क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में दोस्तों, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ, विंडमिल्स की अगर मैं बात करूँ, पवन चक्कियों की हम बात करें तो वह आपको स्थान मिलता है इंदौर में। जी हाँ, इंदौर में ही सर्वाधिक पवन चक्कियाँ या विंडमिल की स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है, इंदौर जिले में। चलें, विंडमिल के बाद अब हम पढ़ते हैं बायोगैस के संबंध में कुछ पॉइंट को। तो बायोगैस के संबंध में एक ही पॉइंट यहाँ पर हमको नोट करके चलना है, तो वह है राज्य का प्रथम बायोगैस संयंत्र, ठीक है। बायोगैस पर आधारित राज्य का प्रथम संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वह था जबलपुर में परियट नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ पर है ये जबलपुर में स्थापित है और परियट नदी के किनारे है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की मैं बात करूँ तो यह है लगभग 1.2 मेगावाट की, ठीक है, 1.2 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता आगे गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट हैं बायोगैस से संबंधित एवं पवन ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर समाप्त होते हैं दोस्तों।